गुड मॉर्निंग। और आज हम लेकर आए हैं गुप्त साम्राज्य। एक्चुअली एक शॉर्ट्स हम डाले थे गुप्त साम्राज्य का, और उसमें लाखों व्यूअर्स ने इसको वॉच किया और डिमांड किया कि सर इसका फुल वीडियो डालिए। और फुल वीडियो आज हम लेके आए हैं, जो कि आपको हम लोग स्टार्ट से कैसे उसका आरंभ होता है और कैसे पतन होता है, इसके बारे में बहुत ही कम समय में ज़्यादा जानकारी देंगे। और उसके लिए आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं तो उसको दिखाने के लिए शेयर कीजिए और लाइक पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। गुप्त साम्राज्य भारत का गोल्डन एरा है, स्वर्ण युग है। यानी कि गुप्त काल, आज भी आप चले जाओगे ना तो जितने गुप्ता जी लोग सब अमीर होते हैं। तो कहने का मतलब है गुप्त साम्राज्य जो है भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पे सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पैसे ज्यादा थे, बल्कि इसलिए कि वहां पे साइंस का खोज हुआ, बल्कि इसलिए कि वहां पे गणित की अवधारणा विकसित हुई, बल्कि इसलिए कि वहां पे संस्कृत का शेक्सपियर जन्म लिया, बल्कि इसलिए कि वहां के शासक की कंपेयर जो है वो नेपोलियन की जाती है। चलिए हम लोग आते हैं इसके बारे में। तो भारत का स्वर्ण क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और धर्म का विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य जो है लगभग शुरू होता है 320 ईस्वी में और चलता है 550 ईस्वी तक। 320 से 550 ईस्वी तक, मतलब लगभग 330 वर्ष। कितना? लगभग 330 वर्ष। धर्म की बात की जाए तो मुख्यतः वहां पे हिंदू धर्म के लोग थे, लेकिन वहां पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी स्वीकार किया गया और उसके प्रति भी वहां के राजा सहिष्णु हुए। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसके उत्थान, इसका ब्रॉड होने का कारण क्या था। तो ब्रॉड होने का कारण था कुशल शासकों का नेतृत्व, जैसे चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने अपने शासन प्रणाली को बहुत ही अच्छे से किया। अगर बात की जाए गुप्त काल के स्थापना की, तो स्थापना का श्रेय जाता है श्री गुप्त को, जिसने 240 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इसने शासन को चलाया था। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो 320, लेकिन इससे पहले ही श्री गुप्त ने इसको स्थापित कर दिया था। 322 से इसका जो एरा है वो ग्रो एरिया माना जाता है। और इसमें खास बात क्या है कि श्री गुप्त ने 240 से 280 ईस्वी में जब इसका स्थापना करने की नींव डाली थी, उसी समय बौद्धों के लिए भी धर्मशाला का निर्माण कराया था, जबकि श्री गुप्त खुद हिंदू धर्म को मानने वाले थे। दूसरे शासक का नाम है घटोत्कच, जो श्री गुप्त के पुत्र थे, और 280 से 319 ईस्वी तक इनके शासन काल का जिक्र मिलता है। और मुख्यतः गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो मुख्यतः शुरू होता है वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम, और 319 से 335 तक इन्होंने शासन किया और इसने गुप्त संवत की स्थापना की। एक्चुअली अभी कंफ्यूजन आपको हुआ होगा कि यहाँ एरा 320 क्यों लिखा हुआ है, और जबकि इसका स्थापना तो श्री गुप्त 240 में कर दिए थे। तो इसलिए कि कभी कभी एमसीक्यू में आता है, चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एसएससी का एग्जाम हो, या आपके 12वीं की परीक्षा हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, पूछता यह है कि गुप्त संवत की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। जैसे शक संवत है वैसे ही गुप्त संवत भी है, और इसीलिए गुप्त संवत की स्थापना के बाद ही गुप्त साम्राज्य के विस्तार माना गया। तो गुप्त संवत की स्थापना 319 में जब ये राजा आता है चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये करता है। इसी ने जो हमारा पाटलिपुत्र है उसको पहली बार राजधानी बनाया गुप्त साम्राज्य का। किसने बनाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, जिसके बारे में V.A. स्मिथ ने कहा कि ये भारत का नेपोलियन है। हालांकि ये कंपेयर गलत है, क्योंकि नेपोलियन बाद में आया और समुद्रगुप्त पहले आए, यानी कि जर्मनी का समुद्रगुप्त नेपोलियन था, उसका कंपेयर समुद्रगुप्त होना चाहिए। पहले ये आए तो इनका कंपेयर उससे क्यों होगा? तो इनका कालखंड भी बहुत ही स्वर्णिम रहा, और इसकी जानकारी जो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसमें पूरा जिक्र मिलता है इनके विजय गाथा का। इन्होंने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अद्भुत काम किए, और ये खुद बीना बजाने के शौकीन थे, और इसका प्रमाण वहां के सिक्कों में, मुद्रों में मिलता है।
तो समुद्रगुप्त क्या बजाने के शौकीन थे? वीणा। और ये कहाँ मिलता है? सिक्कों में। और समुद्रगुप्त की कहानी अगर आपको जाननी हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बार बार रिपीट होते रहा है। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का कालखंड जो है वह 375 से लेकर 415 तक, और इनके कालखंड में ही नवरत्नों की परंपरा शुरू हुई, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो। कुमार गुप्त चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी जो है उदयगिरि शिलालेख से प्राप्त होती, और इनको एक और नाम से जाना जाता है जो आपको कमेंट करके बताना। कुमार गुप्त 415 से 455 तक रहे और इन्होंने स्कंदगुप्त को युवराज बनाया, और अंतिम शासक जहां से पतन का काम कालखंड शुरू होता है, इसके बाद भी शासक बने लेकिन पतन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, वो है स्कंदगुप्त। तो इतने महान शासकों के चलते ही ये गुप्त साम्राज्य जो है वो काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना। उत्थान का कारण पहला था कुशल शासक, सैन्य विजय और विस्तार। भाई कुशल शासक रहेगा तो होगा ही। अगर बात की जाए राजनीतिक विवाह और गठबंधन की, तो इन शासकों में एक शासक ऐसा भी था, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि गुप्त वंश का विस्तार उत्तर भारत में भी हो गया। ठीक है। उसके बाद सशक्त प्रशासनिक प्रणाली। तो प्रशासनिक प्रणाली की बात की जाए तो केंद्रीय प्रशासन थी, जिसका बॉस होता था राजा। राजा मतलब सम्राट। सम्राट को उस समय और भी नाम से बोला जाता था, परम भागवत या महाराजाधिराज। तो आपको याद रखना होगा कि परम भागवत या महाराजाधिराज के नाम से भी गुप्त साम्राज्य के राजाओं को बोला जाता था। राजा जो होता था वो धार्मिक प्रमुख होता था, न्यायिक प्रमुख होता था, और सैन्य शक्ति का बॉस होता था। यानी कि किंग इज ऑलवेज राइट, और मेन बॉस जो होता था वो किंग ही होता था। अगर उसकी प्रशासन की बात करी जाए तो केंद्रीय प्रशासन के लिए उनके सपोर्टिंग हैंड बहुत सारे थे। जैसे पहला था मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में दो चीजें थी, युवराज और सेनापति। यहां देखिए युवराज बनाया था ना स्कंदगुप्त को, तो स्कंदगुप्त को राज बनाते कि युवराज पद था, एक सेनापति पद था। उसके बाद महासामंत। तो महासामंत उसका उच्च अधिकारी होता था, जस्ट लाइक अ सेक्रेटरी। और कुमार मात्य होता था जो मूर्ख सलाहकार था। हर कोई का एक सलाहकार होता है। हम भी हैं तो हमारी सलाहकार भी कोई ना कोई हैं। हम भी न किसी से सलाह लेते हैं। आप भी होंगे तो आप भी किसी न किसी से सलाह मशवरा करते होंगे। तो उनका जो मुख्य सलाहकार होता था उसको बुलाया जाता था कुमारा मात्य। संधि विग्रही होता था, जिसको हम लोग बोलते थे विदेश मंत्री, और महादंडनायक यानी कि न्यायिक दंडाधिकारी, और अंतःपुर अध्यक्ष यानी कि महल से संबंधित जो काम होता था उसके देखरेख के लिए एक अंतःपुर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य के प्रमुख सलाहकार को क्या कहते थे, तो आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि विदेश मंत्री का उस समय क्या नाम था, तो आपको बताना पड़ेगा। न्यायिक अधिकारी का क्या नाम था, तो बताना पड़ेगा। और महल से संबंधित कार्यों का प्रमुख कौन था, तो वो बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जल पी लें। तब तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की, ये तो केंद्रीय प्रशासन हो गया। अगर बात की जाए प्रादेशिक प्रशासन की, तो वहां पे प्रांत को बोला जाता था भुक्ति। क्या बोला जाता था? भुक्ति। और उसके बॉस यानी कि उसको चलाने के लिए इनकी नियुक्ति होती थी, उनको बोला जाता था उपरिक या उपारिक महाराज। यानी कि राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वहां प्रांत का मुखिया को बोला जाता था उपरिक या उपारिक महाराज। जनपद होता था जिसको हम लोग बोलते थे विषय। तो विषय का मालिक विषयपति। विषय मतलब जिला, नॉट अ सब्जेक्ट। ठीक है। ग्राम, ग्रामिक जिसका पद अवैतनिक होता था। नगर, नगराध्यक्ष जस्ट लाइक अ चेयरमैन, मेयर। ठीक है। अब आते हैं कि सशक्त प्रशासनिक प्रणाली हो गया, जिसमें उसके बाद आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि का कारण था कृषि,
व्यापार और आर्ट एंड क्राफ्ट, शिल्प कला, ये वहां पे काफी बढ़िया था। और इसका प्रमाण भी मिलता है कि वहां सिक्के भी सोने और चांदी के चलते थे। तो ऐसे गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं कि कला, साहित्य और विज्ञान में तीन प्रमुख लोगों का बहुत योगदान माना जाता है। उसमें एक है कालिदास, जिनको बोला गया है संस्कृत का शेक्सपियर। हालांकि ये भी गलत है, क्योंकि इस अंग्रेजी वाले जो शेक्सपियर हैं उनका जन्म कालिदास के बाद हुआ है। तो विदेशी यात्रियों ने बहुत सारे कंपेयर गलत किए। जैसे फाहियान वहियान जो है ना, इसी काल में आया था। तो चीनी यात्री था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने यही समय आया था। अब आते हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य को खोजा, जिन्होंने पाई का सही मान बताया, जिन्होंने दशमलव प्रणाली की शुरुआत की। तो आर्यभट्ट गणितज्ञ, कालिदास बहुत बड़े लेखक, संस्कृत के जानकार। एक थे बराहमिहिर, जो एक एस्ट्रोलॉजर थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया कि राशि देखकर किसी की जिंदगी की कुंडली कैसे बताई जा सकती है। आज भी आप लोग राशि देखते हो ना, तो ये साइंस है। ये राशि जो है ये साइंस है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है। और ये खोजा था वराहमिहिर ने। इन्होंने कहा कि राशि देख के किसी के जीवन की कुंडली बताई जा सकती है। यानी कि अगर आप आपका जन्म का सही समय पता हो विथ सेकेंड, तो आपकी मृत्यु का भी तुरंत पता चल जाएगा उसी समय। लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम पता नहीं हो पाता किसी। अगर किसी का हर चीज पता हो तो उसके 5 मिनट बाद क्या होना है, 50 मिनट बाद क्या होना है, ये साइंस से पता किया जा सकता है। और ये वराहमिहिर ने बताया। अगर किसी का राशि मैच नहीं करता है तो उसका एक ही कारण है कि उसका बॉर्न का टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं। अगर वो एग्जैक्ट मिल जाए तो बॉर्न के साथ ही डेड टाइम पीरियड भी साइंस बता देता है। तो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने पूरे खगोल विज्ञान को दिखाया, अध्ययन किया। ज्योतिषाचार्य थे, यानी कि दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है। वो एक इंडियन था, उसका नाम बराहमिहिर था। नक्षत्र जो होता है ये बताया, वो भी एक इंडियन था, नाम था वराहमिहिर। और राशि तो मैंने अभी आपको बताया ही। तो ये साइंस है, हम इसको धर्म से जोड़ के जरूर देखते हैं, लेकिन ये साइंस है। और इसका खोज भी गुप्त काल में हुआ। लेकिन कहा जाता है कि जो आया है वो जाएगा। और पतन की बात की जाए तो चाहे वो गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, या मुगल काल हो, या कोई भी काल हो, हड़प्पा ही क्यों ना हो, सबका पतन का कारण लगभग एक होता है। पहला कारण तो सब में एक है कि अगर उस कालखंड का राजा कमजोर पड़ जाए तो पतन होगा। यानी कि घर बर्बाद तब होता है जिसका पेरेंट्स बेकार हो जाता है। तो पतन का पहला कारण तो आप गुप्त काल से लेकर कोई काल का हो जाए, यही लिखिएगा कि कमजोर उत्तराधिकारी। दूसरा कारण हुनों का आक्रमण। इन्होंने बहुत सताया है भारतीयों को। मतलब हड़प्पा से ये जो यायावर आते गए, आक्रमण करते गए, अगर आज आते ना तो ससुरा को चप्पल से मारते। तो हुनों का आक्रमण भी एक बड़ा कारण रहा है गुप्त काल के पतन में। एक कारण है प्रांतों के स्वतंत्रता। तो जहां आपको मैं आ गया ना, वहां निकल लीजिएगा। हम हैं यानी कि वी इंडियन हैं, तब तक तो ठीक है। आई एम झारखंडी जहां हुआ तो लटकले तो गईले बेटा। तो पहले भारतीय बनो, झारखंडी, पंजाबी, बिहारी बाद में बनो। तो एक कारण ये भी था कि जब भी जितने प्रांत थे ना, सबका जो उपारिक था सोचा कि हम ही राजा बन गए। तो घर टूटेगा तो जमार लूटबे ना करेगा। घर अगर टूटेगा तो गांव वाले लूटेंगे। चौथा कारण है अपना सपना, मनी मनी, यानी कि पैसा की कमी। पैसा पॉकेट में नहीं रहेगा ना तो कुकुरों नहीं पूछेगा। कुकुर में समझते ही होंगे, कुत्ता। तो पैसा जब तक नहीं रहेगा तो कोई भी चीज बर्बाद हो जाएगा। आज के जमाना में सबसे बेसी पैसा का वैल्यू है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और नौकरी लेना पड़ेगा। इस सैयारा मूवी देखे से पेट नहीं चलेगा भैया, खाली ऐसे ऐसे रोइएगा अभियो बादों में। चलिए आगे आते हैं। साम्राज्य का विशाल आकार,
5 एकड़ में घर बना लिए और झाड़ू लगा वाला कोई ये नहीं है, बिल्डिंग में भूरू भूरू करके गिर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था और राजा टूट गए थे। तो भाई धीरे 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 दिया लगबे ना करेगा, मैंने दिया मतलब बाहरी वाला पूछना शुरू कर दिया, दिया लग गया, भून गया। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं और कृषि। भाई प्राकृतिक आपदा आएगा तो कृषि बेकार होगा, और अन्न नहीं रहेगा तो खाइएगा का घंटा। तो एक कारण ये भी हो गया। उसके बाद है बौद्ध धर्म और विदेशी धर्मों का प्रचार। गुप्त साम्राज्य जो है हिंदू धर्म का संस्थापक माना जाता है। आज भी अगर देखिए कह देंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आज भी जो बनिया वर्ग होता है वो हिंदू धर्म का एक संरक्षक की भूमिका में। ठीक है, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी, अन्य जातियां भी हैं, लेकिन आज भी बनिया वर्ग में आप देखिएगा कि उसमें ज्यादा उनकी संख्या ज्यादा शाकाहारियों की। उनके मतलब खास करके उनके घर की जो महिलाएं हैं वो तो शाकाहारी ही आपको मिलेंगे मैक्सिमम। अगर उसमें अग्रवाल की बात की जाए या मूल इस वंश के गुप्ता लोग हैं, अब तो बहुत लोग टाइटल में गुप्ता लगा ले रहे हैं तो उस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो मूल है वो अभी भी है। तो जब बौद्ध धर्म का एंट्री हुआ तो आपके घर में दूसरे धर्म की पूजा होगी तो अपना धर्म भ्रष्ट होगा। तो बौद्ध धर्म से तो दिक्कत नहीं था, और विदेशी धर्म का भी एंट्री हुआ। तो अलग अलग विचारधारा के लोग जब आएंगे तो भी एक बर्बादी का कारण बनता है। मान चलो कि हमको आम पसंद है, तुमको अमरूद पसंद है, उसको खसी पसंद है, तो घर में तीनों चीज को लाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी स्थिति ना, झगड़ा हो जाएगा। उसके बाद है कि विदेशी यात्रियों विदेशियों का पुनर्आक्रमण, बार बार वो आक्रमण करते। तो ये बहुत सारे कारण थे पतन के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।